हम लोग का भी फिक्स्ड है बिल्कुल। हमारे साथ पीके जी जुड़ चुका है बिल्कुल। यू नो देम, यू ट्रस्ट देम। टीम सबरवाल, आपके रियल एस्टेट के सोल्यूशन है। रियल एस्टेट का कोई भी सवाल है, पीके सबरवाल 647-299-4757 पे हम उनका वेलकम बिल्कुल कर लेते हैं। वाई मीडिया वुड लाइक टू वेलकम यू टू रेडियो YFM 19.9 साउथ एशियन पल्स। बिल्कुल ड्राइव टाइम पे बिल्कुल। पीके जी कैसे हैं आप? हाउ आर यू? Thank you very much, Sarah, and very good afternoon, very good evening to all our listeners. जी बिल्कुल पीके जी। एंड हमारे साथ बिल्कुल आप स्टार्टिंग से ही कॉलर्स जुड़े हैं पीके जी। कॉलर से शुरू करते हैं। हाँ जी, हेलो जी, आप ऑन एयर है। हेलो, हाँ जी, नाम बताएं। हेलो, हाँ जी, अमित बोल रहा हूँ मैं। हाँ जी अमित जी, बिल्कुल अपने बिल्कुल पूछिए पीके जी से। पीके जी, अमित, पीके जी, जो ये ग्रीन बेल्ट की बात चल रही थी, अगर इन्होंने ये खोल भी दिया, बना भी लिया, तो आपको लग रहा है यहाँ जो घर बनेंगे ये किसी भी तरह से अफोर्डेबल हाउसिंग में काउंट होंगे? नहीं, वो तो बिल्डर इंडिपेंडेंट है, वो जो मर्जी बनाए। हाँ, ये अगर पॉलिसी लेके आ जाए कि हम ग्रीन बेल्ट खोलेंगे, आपको इतने % ये बनाने पड़ेंगे, इतने % ये, तो बात बनती है। ये तो झगड़ा है इसकी, इस बात के अंदर। बिल्डरों ने जमीनें खरीद ली पहले ही, और वही तो कंट्रोवर्सी खड़ी होगी कि ये उनको कैसे पता चल गया था यहाँ पर। तभी तो हाउसिंग मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ गया। ठीक है ना? तो मैं नहीं मानता। और प्लस दूसरी बात यह कि ग्रीन बेल्ट से मैं सहमत भी नहीं हूँ, क्योंकि ग्रीन बेल्ट को क्यों छेड़ना? आपने जब आधा घंटा आगे निकल जाओगे तो आपको बाकी जमीनें पड़ी हुई है, वहां के नहीं करते जाके आप। प्लस वहां जाने का और बेनिफिट है, वहां पर नई नई सिटीज डेवलप होती है, नई नई एम्यूनिटीज आती है, नए नए वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, जॉब्स क्रिएट होती हैं, बिजनेसेस जाते हैं। ये शॉर्टकट मार रहे हैं इस बात के ऊपर यहाँ पर। चलो जी, इस ग्रीन बेल्ट को यूज कर लिया जाए। क्यों कर लिया जाए? एक स्मॉल लेवल तक कुछ हद तक सोचा जा सकता है, जब आपका जमीन ही ना हो। बड़ी बढ़िया जमीन आधा घंटा आगे जाने के बाद क्यों इसको छेड़ा जा रहा है? मैं तो इससे सहमत भी नहीं हूँ। पर अफोर्डेबिलिटी वाली कुछ कंडीशन उन्होंने डाली भी नहीं है। वो कंडीशन डाल देते जी इसके अंदर आपको इतने ये बनाने पड़ेंगे, तो वो तो नहीं है, बिल्डर बनाएगा ही नहीं। दिक्कत भी यही है। यहाँ का मेरे को लगता है कि सिस्टम ही कुछ एक वो टेढ़ा है और जो ढंग से बना नहीं हुआ। क्योंकि जैसे कहते हैं ना, एक लेवल से तो बहुत हाई से नीचे आना आसान था, और 1 3 से 2 में आना, 2.5 में आना मुश्किल काम है। ये इनको समझाने की कोशिश करी सबने, ये खुद भी समझते हैं, तो इन्होंने भी इसको इसके हाल में छोड़ दिया। अब जब ये लोगों को पता चलता है कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला, कंफ्यूज है, तो वो एक्टिविटी रुक जाती है। बायर बाइंग के लिए रुक जाता है, सेलर बेचने के लिए रुक जाता है, क्योंकि किसी के आगे भी क्लियर पिक्चर नहीं है। पर जैसे ही ये पिक्चर क्लियर होती है, जैसे आज क्लियर हुई कि अब इन्होंने इसको रोक दिया, होल्ड में डाल दिया। हालांकि डराया आज भी है कि देखो अगर ये हालात ठीक ना हुए, ना सुधरे ज्यादा, तो मैं इसको फिर भी बढ़ा सकता हूँ। ये सिर्फ साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है, आपको एक प्रेशर डालने के लिए कि हुआ, शेर आया, शेर आया, शेर आया, ताकि आप फिर खर्चे फजूल के शुरू ना कर दें। आप तैयारी करें। देखो, लोगों ने अभी से ही, आपने कहा कंजप्शन, मैंने अभी कहा थोड़ी देर पहले, कंजप्शन कम हो गई। क्यों हो गई? लोगों ने, जिनके रेन्यू आ रहे हैं अगले साल या अभी से आ रहे हैं, उन्होंने खर्चे कम कर दिए। उनको पता है कि मेरी 2000 मॉर्गेज है तो 4000 होने वाली है। उन्होंने सेविंग स्टार्ट कर दी, कंजप्शन कम कर दी, तो सीधा उसका असर इन्फ्लेशन पे चला गया, इन्फ्लेशन नीचे आ गई, सीधा सिंपल। लेकिन जैसे ही पता चलेगा कि इंटरेस्ट रेट गिरने शुरू हो गए, खर्चे फिर बढ़ जाएंगे, फिर इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे। तो इसीलिए ये बात बड़ी जरूरी है। और इसका असर रियल एस्टेट में आपने कहा क्या है, तो मेरा ख्याल है कि मार्केट जो है आज से ही हिलनी शुरू हो गई। आज से ही मार्केट में बाहर आएगा। उसको अगर ये आइडिया लग गया है कि लीजिए अब इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेगा, रियल एस्टेट जो है, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट GTA और ओंटारियो जी, यहाँ पर बहुत ज्यादा शॉर्टेज है। और इमिग्रेंट्स, मेजॉरिटी ऑफ इमिग्रेंट्स यहाँ पर आते हैं। और जैसे अभी डग फोर्ड ने बड़े मजाक से पिछली बार एक इंटरव्यू में कहा था, वो डायलॉग था उनका, डग फोर्ड साहब का, सरप्राइज कहता है मेरे को कोई ऐसी कॉल नहीं आई प्राइम मिनिस्टर से जिसमें ये कहा हो सरप्राइज वी आर ड्रॉपिंग दिस मैनी पीपल इन योर प्रोविंस, बाय द वे गुड लक, यू डील विद देम। ये फोर्ड ने कहा था ना, कहता है मेरे पास इतने फेडरल गवर्नमेंट डिसाइड करती है इमिग्रेंट्स, और वो आ जाते हैं ज्यादातर ओंटारियो में, और मेरे से कोई सलाह नहीं, कुछ नहीं, तो मैं अचानक हाउसिंग कहाँ से पूरी करूँ? इसलिए ग्रीन बेल्ट वाला उन्होंने एक बात की थी जिससे कई लोग सहमत नहीं हुए, या उसको गलत तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया। तो मेरे हिसाब से ओंटारियो में तो ये प्रॉब्लम जो है ना, ये सॉल्व होती नजर नहीं आ रही। इतने इमिग्रेंट्स, रेंट बढ़ता जा रहा है, शॉर्ट ऑफ सप्लाई है और डिमांड ज्यादा है। बाकी यस, बहुत सारे पार्ट है पूरे कनाडा में जहाँ पर ठीक है, वहाँ पर सप्लाई बराबर होगी। कई हैं, मैंने प्रोविंस पिछली बार डिस्कस किए भी थे आपके साथ। जी। आपको याद होगा, मैंने पिछली बार बहुत सारे प्रोविंस आपसे डिस्कस किए थे। यस, मेरे हिसाब से मार्केट बैलेंस की तरफ जा रही है। मैं कह रहा था ना, बाहर की तरफ जा रही थी, वो फिर रुक गई आज के इंटरेस्ट रेट के बाद। मेरे हिसाब से अब ये फिर बैलेंस की तरफ जाएगी। और बैलेंस्ड मार्केट जो है, इट इज गुड फॉर एवरीवन, फॉर सेलर, फॉर बायर, फॉर लेंडर, फॉर द गवर्नमेंट, फॉर द इकोनॉमी।
बैलेंस मार्केट कहते हैं ना, बैलेंस, दिमाग भी बैलेंस हो तो सब कुछ ठीक रहता है। जी 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 बिल्कुल। बैलेंस का मतलब यही है, बैलेंस। बिल्कुल पीके जी, एक चीज मेरे दिमाग में अटक गई। आप जब बता रहे थे कि जब कुछ हाई होता है खर्चे फिर बढ़ जाएंगे, जब कम होगा खर्चे फिर बढ़ जाएंगे, तो एक तरह के विशियस साइकिल नहीं होता है पीके जी? हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल। इसको ब्रेक कैसे किया जाए? आदमी की सोच है ना, देखो सिंपल सी सोच है इंसान की। देखो जब आपके खर्चे, मैं आपको याद होगा, मेरे को लगता तब आप होश नहीं थी यहाँ पर, मैं कहता था बाय द प्राइस नॉट द पेमेंट। जी जी बाय द प्राइस नॉट द पेमेंट। अगर आपकी जरूरत 3 बेडरूम के घर की थी, उस वक्त इंटरेस्ट रेट 1.5% था, 1.5, तो आप कहते थे अरे इतनी छोटी सी अमाउंट के 4 कमरे वाला ले लो। तो आपने क्या किया, पेमेंट को देखते हुए प्रॉपर्टी खरीद ली, और जब इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो वही लोग पहले मर रहे हैं अब, जिन्होंने कम पेमेंट को देखते हुए बड़ा घर ले लिया। मैंने हमेशा कहा है बाय द प्राइस नॉट द पेमेंट। अब जिन्होंने प्राइस के हिसाब से लिया था वो भी प्रेशर में है, पर बहुत कम, क्योंकि उन्होंने अपनी औकात, अपनी हिम्मत के हिसाब से छोटा लिया था। पर जिन लोगों ने कहा अरे इतनी छोटी सी पेमेंट है, ले लो बड़ा घर, अब जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तब क्या होगा, हो गया उनके साथ, यही फिगर आ रही है। ठीक है, अब वो मुसीबतों में इधर उधर भाग रहे हैं, परेशानी हो रही है। मुझे 2 लाइनें याद आ गई, मुंशी प्रेमचंद नाम सुना हुआ है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। उनकी 2 लाइनें याद आ गई। सोचा था घर बनाकर बैठूंगा सुकून से, सोचा था घर बनाकर बैठूंगा सुकून से, पर घर की जरूरतों ने मुसाफिर बना डाला मुझे। राइट? तो घर की जरूरतों ने मुसाफिर बना डाला मुझे। मतलब घर इसलिए खरीदा कि मैं उसमें बैठूंगा, पर इतने खर्चे आ गए, आपने अपनी औकात से बड़ा घर ले लिया कि मुसाफिर बन के रह गए। घर रहने का तो आपको फायदा ही नहीं हुआ। देखो मुंशी प्रेमचंद उस जमाने में, कितने 100 साल पहले, उस जमाने में इतनी बढ़िया लाइन कह के चले कि मैं अक्सर ये बात अपने आप ही अंदर गुनगुनाता हूँ कि अपनी हिम्मत के हिसाब से ले लो ना आप, बाय द प्राइस नॉट द पेमेंट। सोचा था घर बनाकर बैठूंगा सुकून से, पर घर की जरूरतों ने मुसाफिर बना डाला मुझे। क्या बात है, बिल्कुल। एंड दिस इज एक्चुअली करेक्ट, आपने ये एक्चुअली सही बात की। लाइक हम लोग वी आर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड बहुत कुछ ना सोच समझ के वी नीड टू बाय समथिंग, या फिर अगर मैं पर्सनली भी बात करूँ, इफ आई एम रेंटिंग अ प्लेस एज वेल फॉर माई ओन सेल्फ, आई हैव टू थिंक अ लॉट ऑफ थिंग्स। ऐसा नहीं है कि भाई हाँ इतना आ रहा है तो इतना ले लूं, क्योंकि बाद का भी थोड़ा बहुत सोचना पड़ता है। पीके जी, अगर हम बात कर ही रहे हैं, हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ रहे हैं, बिल्कुल हम उनसे भी बात कर लेते हैं। बिल्कुल, हाँ जी, हेलो, किससे बात हो रही है मेरी? हेलो सौरभ जी, नमस्कार, मैं गिरीश बोल रहा हूँ जी। गिरीश जी। सौरभ जी, वो कहते हैं कि वो हाउसिंग, वो जो घरों का क्राइसिस को दूर करना है ना, अपने प्रीमियर साहब कह रहे हैं जी। हाँ जी, वो ग्रीन बेल्ट में लोग सवाल भी उठा रहे हैं, लेकिन वहाँ तो बड़े महंगे घर बनने हैं ना। देखो अभी तो शुरू नहीं हुए, पर हाँ जी, सुनने में आया कि मजा तो तब है। गिरीश जी, बहुत अच्छी बात करी आपने। मजा तो तब है जब ये वहाँ पर एक रूल लेके आएगी, आपको इतने % अफोर्डेबल घर बनाने पड़ेंगे। मजा तो तब है। नहीं, सारा अफोर्डेबल ही बना दो ना जी। सारा तो हो नहीं सकता, बिल्डर ही नहीं बनाएगा, कोई काम ही नहीं करेगा, उनको तो 2 पैसे चाहिए ना। नहीं, क्यों नहीं बनाएगा? तो बना सकते हैं सर, 10%, 15%, 20% तो कुछ कर सकते हैं ना। नहीं सर, जहाँ पे एक बनना है वहाँ पे आप 4-6 बना दो, उसमें क्या दिक्कत है? जहाँ पर एक बनना है वहाँ पर 4-6 बना दो। हाँ जी, क्योंकि आपको याद है ये इस्लिंगटन भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है, ऐसी बात नहीं है, दिक्कत आ सकती है। हर किस्म के घर बनने चाहिए वहाँ पर, बड़े भी, छोटे भी, अफोर्डेबल भी, बहुत छोटे भी, 1-1 कमरे वाले भी, 2-2 कमरे वाले भी, पर सारे ही एक ऐसा, जैसे कहते हैं ना, नहीं हो सकता, बल्कि बहुत मुश्किल है। हर किस्म के घर होने चाहिए मेरे हिसाब से। मैं इस बात से थोड़ा सा नहीं, मैं आपको समझाता, कोशिश करता हूँ, आप तो ज्यादा समझदार हैं। ये 9500 इस्लिंगटन और मेजर मैक वुड ब्रिज में उधर ना, वहाँ पे 1-1, 2-2 घर होते थे। वहाँ प्लाजा था, फूड बेसिक मेट्रो का प्लाजा, उसके दोनों तरफ ना, एक तरफ तो बन गया है, दूसरी तरफ बिकना चालू हो गया है। वहाँ पे जहाँ पे एक बंदा रहता था ना, एक फैमिली 4 घर का घर था, वहाँ पे आज कम से कम कुछ नहीं तो 40-50 फैमिली रहते हैं जी। आज उन्होंने पार्किंग नीचे बना दिया, उधर को खींच दिया खूब सारे। हाँ जी, आपको तो पता ही होगा। नहीं, आप छोटे घरों की बातें कर रहे हैं, मैं अफोर्डेबल की बात कर रहा हूँ सर। अफोर्डेबल घर वो उससे अलग है। ये वो घर हैं जो कि एक किस्म से इनडायरेक्टली आप अफोर्डेबल कह सकते हो इन घरों को, लेकिन अफोर्डेबल तो वो है जो कि वाकई गवर्नमेंट की हेल्प के साथ, थोड़ा सा ग्रांट्स के साथ, थोड़े से उनकी क्लोजिंग कॉस्ट के अंदर बेनिफिट देकर, इंटरेस्ट रेट में बेनिफिट देकर, ये सारी एक कोलैबोरेशन हो बिल्डर की और सरकार की, प्रोविंस की और म्यूनिसिपैलिटी की, मैं उनकी बात कर रहा हूँ सर। तो वो सारे नहीं बन सकते, वो कुछ परसेंटेज ही बन सकते हैं, और इतनी ज्यादा की जरूरत भी नहीं है। हाँ, जो आपने कहा छोटे घर, 3 स्टोरी 4 स्टोरी,
कहते हैं जो स्टैंडर्ड टाउन होम्स नहीं है, अर्बन टाउन होम्स जिनको कहते हैं, जो आपकी बात में समझ गया, नीचे पार्किंग चली गई, यस बहुत उनकी बड़ी सख्त जरूरत है, वो पर आदमी ले सकता है, पर सारे वो भी नहीं बन सकते, उनके साथ भी थोड़े थोड़े अलग अलग आपको रेगुलर टाउन होम्स, कुछ सेमी अटैच, थोड़े बहुत, ताकि एक जैसे कहते हैं ना, एक एरिया का एक ऑरा भी बना रहे। बिल्कुल। एंड हमारे साथ एक और कॉलर भी जुड़ चुके हैं। बिल्कुल हमारे साथ रफी जी जुड़ चुके हैं, तो रफी जी अपना सवाल जरूर पूछिए। जी, 10% पे डाउन पेमेंट पे जब घर लेते हैं तो इंश्योरेंस वो लेते हैं, हाँ, तो उस इंश्योरेंस का कब हमें फायदा होता है? हाँ, उस इंश्योरेंस का कब हमें फायदा होता है? जब डिफॉल्ट करेंगे या क्या होगा? नहीं, फायदा क्या होगा? फायदा तो मेरे ख्याल से है ही नहीं, क्योंकि वो क्या होता है, जब आप 20% से कम पैसा देते हैं तो बाई लॉ आपको बैंक जो है आपको इंश्योर करवाता है CMHC से, कनाडा मॉर्गेज एंड हाउसिंग कॉर्पोरेशन, उससे आपको इंश्योर करवाता है और आप उसकी फीस दे देते हैं। वो फीस आपके घर के साथ चलती है, तो आपने बस वो जब मॉर्गेज, जब तक आपकी मॉर्गेज चल रही है, अब आपको और नहीं देना, वो आपकी मॉर्गेज के अंदर वो फीस ऐड हो जाती है और आपकी किस्त के अंदर बढ़ जाती है वो। तो उसका और बेनिफिट क्या पूछना चाहते हैं आप? अगर कोई बंदा डिफॉल्ट कर दे, हाँ, उसका फायदा होगा? कोई बंदा डिफॉल्ट कर दे तो वो इंश्योरेंस जो है वो लेंडर ने अपने आप को इंश्योर कराया है सर। हाँ, बैंक ने आपको अपने आप को इंश्योर करा लिया कि उसका पैसा नहीं डूबेगा, CMHC उसको पैसा दे देगी, लेंडर ने अपने आप को इंश्योर करा लिया। मैं तो कहता हूँ कि इसको परेशानियां बहुत आने वाली हैं आगे, और आ भी रही हैं। देखो, इन भाई साहब ने भी पूछा, क्या बताऊँ, मतलब मेरे को इतनी बातें याद आती हैं, पर मैं बोलूंगा तो। जी सायरा, आप कुछ कहना चाहती हैं? हाँ जी, हमारे साथ एक और कॉलर भी जुड़ चुके हैं। बिल्कुल। एंड आज काफी सारे सवाल है, तो इमरान जी अपना सवाल जरूर पूछे। जी हाँ जी, अपना सवाल जरूर पूछे। सवाल ये पूछना है, जैसे अभी यानी इंटरेस्ट रेट तो नहीं बढ़ा इस मरतबा, लेकिन जो कंडीशन है पूछना ये कि जैसे अभी भी जो मतलब जिस कीमतों में घर आ रहे हैं इस वक्त भी, और जो अपार्टमेंट्स आ रहे हैं, इतने हालात खराब होने के बावजूद भी, वो भी जो है ना, एक ऐसा आदमी जो 70-80 हजार कमाता है उसके लिए अफोर्ड करना मुश्किल है। बिल्कुल ठीक। और अभी ये कह रहे हैं कि और मजीद अगर जैसे ही इंटरेस्ट रेट थोड़े से कम होंगे तो ये और बढ़ जाएंगे। तो फिर कैसे, मतलब फिर लेगा कौन सा? मतलब मुद्दा तो अफोर्डेबिलिटी का है ना, यही तो मैं बोल रहा हूँ कि आपके 10% प्राइस गिर भी जाए ना, फिर भी अफोर्डेबिलिटी मैं नहीं कह सकता, इतने महंगे महंगे मकान हुए पड़े। एक आम आदमी तो ले ही नहीं पा रहा। 70,000 वाला तो सर बिल्कुल ही नहीं ले पा रहा। अगर 70,000 वाले ने अगर मान लीजिए 20% पैसा भी जोड़ लिया है, तो 70,000 वाले को कोई और उसके ऊपर अगर कोई कर्जा नहीं है तो उसको फिर कितना मिलेगा? 3.5 लाख मैक्सिमम बोल रहा हूँ, ये भी इतना मुश्किल है वैसे तो। मान लो 3.5 लाख, यानी कि अगर 5 लाख का आपने अपार्टमेंट कोई लेना जो कि नहीं है, और आपने 20% उसको 1 लाख दे दिया, तो भी आपको मॉर्गेज नहीं मिल सकती 4 लाख की, तो 4.5 लाख में कुछ मिलता नहीं है। तो ये लेकिन वो लोग जिन लोगों ने पहले छोटे छोटे घर ले लिए, वो अब जाके सुकून में चले गए। लेकिन जो लोग बड़े घर की इंतजार करते रहे, इमरान साहब, वो ना यहाँ के रहे ना वहाँ के रहे। ये पिछले 10-15 साल से मैं कह रहा हूँ, जो ले सकते ले लो, घर आपको घर बना के दे देगा। लेकिन हम मकान के चक्कर में पड़ गए। एक बड़ी अच्छी कहावत है ना, मिलता तो बहुत कुछ है इस जिंदगी में, बस हम गिनती उसी की करते हैं जो हासिल ना हो सका। सब कुछ मिलता है, हमारी गिनती उसी की जो हासिल ना हो सका। मैं अगर ले पा रहा हूँ 2 बेडरूम का घर, तो मुझे 3 बेडरूम का चाहिए। जो नहीं मिल रहा वो मैं लेना चाहता हूँ। इस चक्कर में रह गए लोग पीछे। आज इतना मुश्किल हो गया इमरान साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि 70,000 की इनकम वाला क्या 1 लाख की इनकम वाले के लिए हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है उनको मकान ढूंढ के देना। हाँ, तो वही ना, आपका मतलब आगे क्या होगा कि मेजोरिटी तो 1 लाख से कम में है। मेरे ख्याल से 70% लोग 1 लाख से कम कमाते हैं, और यही इसीलिए अफोर्डेबल का झगड़ा चल रहा है मार्केट के अंदर। अब ये मजीद अगर हालात थोड़े से बेहतर होना शुरू हो, मतलब रियल एस्टेट में, और कीमतें और बढ़ना शुरू हो गई, तो फिर तो मतलब ले कौन रहा है फिर? ये तो फिर वही बात है। बात यह है कि इन्वेस्टर्स ले रहे हैं और किराए पे चढ़ा रहे हैं, या वो मेजॉरिटी 24-25% लोगों की जिनकी इनकम ठीक है, वो अपना अपना घर ले रहे हैं, फिर वो बेसमेंट वगैरह किराए पे चढ़ा रहे हैं, वहाँ से थोड़ी इनकम बना रहे हैं। कुछ लोग यहाँ से ऐसी प्रोविंसेस में जा रहे हैं जहाँ पर अफोर्डेबल है, जैसे कैलगरी चले गए, स्केचवैन वगैरह इधर उधर चले गए, वहाँ के सस्ते घर ले लिए, या थोड़ा GTA से 2 घंटे बाहर चले गए। अब बेरी से भी आगे चले जाओ, वहाँ पर लोग चले गए, वहाँ पर फिर भी अभी 6-6 लाख के 5.5 लाख के घर मिल जाते हैं। 5.5 लाख के घर के लिए फिर 70,000 की इनकम सूट नहीं करती। और अगर मान लीजिए वहाँ पर जिसकी इनकम सूट करती है, मान लीजिए लाख वाले की सूट करती है, तो लाख वाला 1 लाख इनकम वाला कहता है मेरी जॉब यहाँ पर है, मैं क्या करूँ, या उसका बिजनेस इस तरह का हो
ट्रकिंग वाला हो या कोरियर वाले हो या उबर वाले हो तो चलो वो फिर भी चले जाए, पर उबर वाले 1 लाख की इनकम होती नहीं है, मतलब फंसे हुए हैं सर। क्या 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 कुछ हल निकलेगा नहीं निकलेगा? हल क्या निकलेगा सर, ये तो बहुत बड़ा क्राइसिस है, बहुत बड़ा क्राइसिस है। हल क्या निकलेगा सर, कोशिश तो सरकार कर रही है, अब देखो क्या होता है आगे। नहीं तो अगर ये नहीं हो सकता अगर सरकार चाहे तो कि जैसे जिसका फर्स्ट टाइम होम बायर है, जिसका या एक घर है जिसका लेना है, जिसने एक घर वाला है, उसकी जो मॉर्गेज है वो अगर आप 3% में दे रहे हैं और जो 2 से ज्यादा 3-4 घर ले रहा है उसकी फिर 5-6% में दे तो बिल्कुल। ये तो हमने कहा ही था कि फर्स्ट टाइम बायर का मॉर्गेज कम किया जाए, इंटरेस्ट रेट कम किया जाए और इन्वेस्टर के ऊपर बढ़ा दिया जाए। इसको और भी बात चर्चा चल रही है, पर होता पता क्या है, वहाँ पर भी फिर बेईमानियां शुरू हो जाती हैं। बेईमानियां क्या शुरू हो जाती हैं, अब ये हुआ ही नहीं, अगर होगा तो मैं बता दूं क्या होगा। फादर अपने नाम से ले लेगा फर्स्ट टाइम बायर, बेटे को अलग से करेगा फर्स्ट टाइम बायर, बेटी को अलग से करेगा फर्स्ट टाइम बायर, बजाय एक घर लेने के वो 3-3 घर लेने बैठ जाएंगे। लेकिन उसमें भी तो ये होगा ना, चले जिस वक्त बेटा बेटी अपने शादी कर लेंगे तो वो तो उनके चलो जरूरत पड़ेगी, उनका तो सर आप सिंपल सोच रहे हैं, मैंने तो यहाँ तक भी देखा हुआ है, मियाँ बीवी इकट्ठे रह रहे हैं और सरकार की निगाह में उनका डाइवोर्स हुआ पड़ा है। हाँ वो तो लोग बहुत देख रहे हैं ना यहाँ पर। हाँ तो बिल्कुल, ये तो है, हम भी तो बाहर नहीं आते ना सरकार को लूटने में। ये तो है। जी जी, उनको भी इस बात का पता है। थैंक यू। बिल्कुल पीके जी, एंड बहुत टाइम से हमारे साथ किशोर जी भी जुड़े हैं, तो उनसे भी बिल्कुल हम बातचीत कर लेते हैं। किशोर जी अपना सवाल जरूर पूछें। पीके जी आपने आगे जो बात की, जो मियाँ बीवी साथ में रहते हैं और सरकार का वैसे सरकार की ही नाकामयाबी है और सरकार ही उसमें थोड़ा सा ढील दे रही है, तभी ऐसा कुछ हो रहा है और फिर आया है, मुझको भी पता है। और दूसरी चीज मैं कह रहा हूँ सर कि क्या इसमें जो अभी जो सिचुएशन चल रही है, हैंड टू माउथ वाली जो सिचुएशन चल रही है, क्या उसमें रिवर्स इमिग्रेशन अभी तो हो ही रहा है, क्या बहुत ही ज्यादा होना चालू हो सकता है मेरे ख्याल से? और तीसरी चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो जब गवर्नमेंट आप अफोर्डेबल हाउस की बात कर रहे हो, आपको पता है कि सरकार जब रिबेट देती है कोई भी लाइक हीट पंप लगवा लो या कुछ भी लगवा लो, जो चीज की जो सपोज हीट पंप की एक्चुअल प्राइस 7,000 फॉर एग्जाम्पल 7,000 की जो चीज है वो 10,000 में हो जाती है, क्योंकि सरकार 6,500 रिबेट देती, तो मीन्स मिसयूज ज्यादा होता है। आप क्या कह रहे हो सर? अगर अफोर्डेबल हाउस की बात अगर पैसे दे दिए, बिगड़ा हुआ है तांता, क्या पूरा ताना ही बिगड़ा हुआ है, इसको तो पूरा एक सख्त कदम लेके काम करना पड़ेगा, अदरवाइज ये तो देखा था ना, मर गई रह गई आंखें खुली वाली बात है। तमन्ना की तमन्ना रह गई, घर ही नहीं बना पाए। पता नहीं, मेरा शायरी का मूड बहुत कर रहा है। तमन्नाएं जब दिल से रुखसत हो गई, यकीन मानिए फुर्सत ही फुर्सत हो गई जी। तो तमन्नाएं हैं जो आदमी को यहाँ तक खींच के ला रही है, तो अदरवाइज तो ये बेचारी ख्वाहिश ही रह जाएगी आवाम की, वो घर ले नहीं पाएगा। ये बड़ी भारी दिक्कत है। फिर वो नए तरीके शुरू हो जाते हैं, मिल के रहना शुरू कर देते हैं, ज्वाइंट रहना शुरू कर देते हैं। एक किस्म से इनडायरेक्टली जो बच्चे घर छोड़ के चले जाते हैं पेरेंट्स को, वो वापस आना शुरू हो गए, फिर मिलकर रह लिए, चलो एक किस्म से अच्छा हो गया, पेरेंट्स और बच्चों ने रहना शुरू कर दिया। इसी बहाने घर नहीं अफोर्ड कर रहे थे, बेटा और फादर, 2 बेटे और फादर इकट्ठे रह रहे हैं, चलो आप तीनों मिलकर तो घर ले ही सकते हैं। नहीं तो क्या होता था, अगर अफोर्डेबिलिटी की प्रॉब्लम ना हो तो बेटे भाई सब घर से चले गया, दूसरा बेटा भी घर छोड़ के चला गया, उसने भी ले लिया, उसने भी ले लिया, बाप ने भी ले लिया। एक फैमिली को जहाँ एक घर चाहिए था 3 घर मिल गए। तो अब ये चीजें कुछ इस हद तक कुछ फैमिलीज को क्लोज तो लेके आ रही है। फैमिली बहुत परसेंटेज ऐसी बढ़ गई है जहाँ पर की बच्चे बेटे पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं क्योंकि अफोर्ड नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स का देखा सुबह न्यूज आ रही है, 11% मोर स्टूडेंट्स छुट्टियों में वापस अपने घर जाके रह रहे हैं। पहले वो कहाँ रहते थे? किराए के घरों में। अब वो वापस 11% बढ़ गए जो वापस जा रहे हैं। तो इन चीजों से बल्कि एक अच्छी बात क्या सीखने को मिली, इन बच्चों को अपने पेरेंट्स के साथ रहने की आदत तो बड़ी, फैमिली का माहौल तो बना, तो कुछ अच्छी बातें भी निकल आती है इसके अंदर, ऐसी बात नहीं है। तो कहते हैं ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, आपकी जरूरत आवश्यकता आविष्कार की माँ है। तो ये जो प्रॉब्लम्स आ रही है किशोर जी, ये प्रॉब्लम जो पुराने जमाने में हुआ करता था उस तरफ दोबारा जा रही है। देखो 11% स्टूडेंट अब इन दोनों फैमिली के साथ जाके रह रहे हैं, बढ़ गए 11% बढ़ गए, नॉट रह रहे 11% बढ़ गए। दूसरा, ज्वाइंट फैमिली वाला माहौल शुरू हो गया, बच्चे पेरेंट्स रह के घर में रह रहे हैं, वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे, कई चीजें अपने आप निकल आती हैं बीच में। चलो जी। और सर ये अफोर्डेबिलिटी की जब बात कर रहा था, अगर गवर्नमेंट अफोर्डेबिलिटी फॉर एग्जाम्पल दे तो फिर उसका भी फायदा लाइक थर्ड पार्टी लेने वाली है, मेरे को तो ऐसा लग रहा है सर। बिल्कुल ठीक बात है, उसका फायदा फिर हम लोग ज्यादा उठाएंगे, 3 फैमिलियां दिखाएंगे बच्चों को अलग, जैसे मैंने पहले भाई साहब को बोला। तो उसके लिए भी सरकार को कुछ सख्त कदम तो लेनी चाहिए, सोच समझ के आना चाहिए, अदरवाइज तो क्या कह सकते हैं।
जी सर, थैंक यू। तो थैंक यू सारा, अगर कोई कॉल नहीं है तो हम विदा लें। बिल्कुल पीके जी, कोई दिक्कत नहीं है। एंड आप कुछ और भी अगर अपना ऐड करना चाहें जरूर कर सकते हैं। एंड पीके जी, जस्ट एक और सवाल मेरे दिमाग में आ रहा था, मेरे से रुका नहीं जा रहा है। आपने एक अपने अभी मेंशन किया अबाउट जो स्टूडेंट्स अपने साथ रह रहे हैं पेरेंट्स के साथ, लेकिन एक और खबर भी आई कि देयर आर अराउंड 1 मिलियन पीपल अनअकाउंटेड। वो जो बेंजामिन ताल साहब CIBC के चीफ, उसके थॉट्स मुझे जानने सर, आपके क्या थॉट्स है? लास्ट वेडनेसडे की बात आई, पिछले बुधवार की बात है। बेंजामिन ताल साहब की रिपोर्ट आई थी, जो CIBC के डिप्टी चीफ इकोनॉमिस्ट हैं, बड़े अच्छे, मैं उनको मिलता रहता हूँ और बहुत अच्छे इंसान है और अपनी नॉलेज बांटने में विश्वास रखते हैं। वो कह रहे थे कि जो नॉन परमानेंट रेजिडेंट्स हैं, जिनको हम NPR कहते हैं, इंक्लूडिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट, शॉर्ट टर्म विजिटर्स, टेम्परेरी फॉरेन वर्कर्स, ऑफिशियल नंबर जो है उससे लगभग 1 मिलियन ज्यादा है, वो अंडर काउंट किए गए हैं, वो 1 मिलियन ज्यादा है। और जब पूछा गया कहते तो उन्होंने कहा सिंपल जी, उन्होंने एक एग्जांपल और दिया कि ऑन एन एवरेज जो है टेम्परेरी रेजिडेंस जो TR है, जो कहते हैं वीजा होल्डर्स, वो कंट्री 30 दिन बाद छोड़ते हैं। 30 दिन लेट छोड़ते हैं एक्सपायरी ऑफ वीजा के। हाँ जी। तो 30 दिन के हिसाब से 7.5 लाख लोग तो यही बन जाते हैं। 7.5 लाख बन गए और उन्होंने 1 मिलियन फिगर दिया, क्योंकि उसमें कुछ हिडन भी है, इधर उधर की चीजें भी है। तो ये चीजें ने भी तो मकानों के अंदर, किराए के अंदर बहुत ज्यादा एक्सेसिबिलिटी बना रखी है। जी बिल्कुल। ये उनके स्टैट्स बड़े बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर गवर्नमेंट जोर दे रही है। इसको कहते हैं ओवर स्टेयर्स, अकाउंटिंग फॉर ओवर स्टेयर्स कहते हैं इनको। तो ये इसके ऊपर तो ध्यान ही नहीं दिया किसी ने। हम अपनी जनसंख्या लेके बैठ रहे हैं 40 मिलियन, लेकिन 1 मिलियन इसको कहाँ काउंट करोगे, जिनको कहने के लिए कुछ तो चाहिए, किराया भी चाहिए, कुछ ना कुछ तो चाहिए ना इनको, क्यों नहीं चाहिए? बिल्कुल जी। ठीक है ना। तो इसलिए बहुत ज्यादा लोग, मुझे मैसेज आया है कि वो मुसाफिर वाली लाइन दोबारा सुना दो। सुना दीजिए। बिल्कुल। हाँ जी, मुसाफिर वाली बात, ये प्रेमचंद जी की बात थी। प्रेमचंद जी की कविता है, उसके अंदर से 2 लाइनें निकली हुई हैं, मेरे को बड़ी याद रहती हैं। सुन लीजिए भाई साहब। सोचा था घर बनाकर बैठूंगा सुकून से, सोचा था घर बनाकर बैठूंगा सुकून से, पर घर की जरूरतों ने मुझे मुसाफिर बना डाला। घर की मुसीबतों ने मुसाफिर बना डाला मुझे। घर उतना ही बड़ा लो जिसमें आप मुसाफिर ना बने। अगर आपके छोटे घर में इकट्ठे बैठ के बैठोगे तो वही घर है। अगर आप घर ले लिया बड़ा और बाहर धक्के खा रहे हो, 2-2 शिफ्टें कर रहे हो, घर बैठ ही नहीं पा रहे, तो घर किस बात का हुआ? इसलिए वो 2 लाइनें मैंने सुनाई थी। थैंक यू वेरी मच। और मैं जाने से पहले कहना चाहता हूँ कि किसी किस्म की भी ये चीज की जरूरत हो आपको, यू कैन कॉन्टेक्ट मी, आई विल गिव यू माई नंबर। मेरे को टेक्स्ट मैसेज डाल दीजिए, वी कैन स्केड्यूल एन अपॉइंटमेंट, और फिर उसके बाद वी कैन गो फ्रॉम देयर। मेरा नंबर है 647-299-4757, 647-299-4757 मेरा नंबर है। इस नंबर पे आप टेक्स्ट मैसेज डाल के अपॉइंटमेंट बना सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं, एंड विल गो स्टार्ट फ्रॉम देयर। थैंक यू वेरी मच सारा। थैंक यू सो मच पीके जी। हर हफ्ते आपसे बातचीत होती रियल एस्टेट को लेके, एंड आप बातचीत करते करते ही ऐसे सवाल दिमाग में आ जाते हैं, विच आई नेवर थॉट कि मैं इतना आई वुड थिंक सो मच अबाउट दीज टॉपिक्स। बट जब लिव करते उस मोमेंट पे, जब वी गो थ्रू ऑल ऑफ इट, तो अपने आप आ ही जाता है पीके जी। एंड योर नॉलेज वी एब्सोल्युटली जो हमारे लिसनर्स है काफी एंजॉय करते हैं। थैंक यू सो मच पीके जी। थैंक यू। एंड वाई मीडिया वुड लाइक टू थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन रेडियो YFM 19.9 साउथ एशियन।